यूएसए वीजा विंडो की इमिग्रेशन की दुनिया की यह चैनल में मैं डॉक्टर सुधीर शाह एडवोकेट आप सब दर्शक मित्रों का स्वागत करता हूं। दर्शक मित्रों, आज हम आपको अमेरिका के इमिग्रेशन के बारे में, अमेरिका के सब प्रकार के वीज़ा के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो यह जो एपिसोड है वो आप पूरा देखना। तो आपको अमेरिका जाना है, अमेरिका का कोई भी प्रकार का वीज़ा मिलना है, लेना है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले मैं आपको यह बताऊं कि मैं कौन हूं। मेरा नाम है सुधीर शाह। मैं व्यवसाय से एडवोकेट हूं और पिछले 30 साल से अमेरिका के इमिग्रेशन के कायदे की जानकारी भारतीयों को देता हूं। मैंने इकोनॉमिक टाइम्स में करीबन 12 साल उनके वाचकों के प्रश्नों के इमिग्रेशन के बारे में सवालों के उत्तर दिए हैं। जन्मभूमि प्रवासी, मुंबई समाचार, चित्रलेखा, अभियान और कई न्यूज़पेपरों में मैंने लिखा है। और आज मैं हफ्ते में 8 न्यूज़पेपर में लिखता हूँ। मैंने इमिग्रेशन के बारे में 30 पुस्तकें लिखे हैं, 500 से ज़्यादा सेमिनार में मैंने वक्तव्य दिए हैं और बहुत सी जानकारी दी है। और इफेक्ट ऑफ यूएसए इमिग्रेशन लॉस ऑन द माइग्रेटरी ट्रेंड्स ऑफ इंडियंस, यह विषय पे मैंने 6 साल संशोधन करके एक माइग्रेशन का एक नया नियम प्रस्तापित किया है, थियरी ऑफ लेजिस्लेटिव रिस्ट्रेंट। और उसके लिए बम्बई यूनिवर्सिटी ने मुझे डॉक्टरेट की डिग्री एनायत की है। तो दर्शक मित्रों, आज हम आपको खास जानकारी देने वाले हैं। तो आप यह वीडियो पूरा देखना। दर्शक मित्रों, आपको यह तो पता ही होगा कि अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन से निकला था भारत की खोज करने। भारत आने के लिए नया रास्ता ढूंढने वो निकला था, क्योंकि उस समय भारत के जो मरी मसाला थे, सिल्क कपड़ा था, उसकी यूरोप में बहुत मांग थी। तो कोलंबस 3 वाहनों का काफला लेके भारत आने का नया रास्ता ढूंढने निकला और गलती से वो अमेरिका जा पहुंचा। उस बेचारे को ऐसा ही लगा कि उसने भारत आने का नया रास्ता खोजा है। उसने ऐसा ही लगा कि वो भारत ही पहुंच गया है। तो वहाँ जो लोग रहते थे, जो जिनका चमड़ी का रंग रेडिश था, तो कोलंबस ने उनका नाम दे दिया रेड इंडियन। कोलंबस जब तक जिया तब तक उसको ऐसा पता ही नहीं चला कि उसने भारत नहीं लेकिन कोई नया देश खोजा है। और जैसे यूरोप और इंग्लैंड के लोगों को पता चला कि एक नया देश की खोज की है जो बहुत ही विशाल है, जहाँ खेतीबाड़ी की बहुत सारी जमीनें हैं, तो वो सब लोग वहाँ भागे। क्योंकि उस समय इंग्लैंड और यूरोप में दुकाल था, प्लेग था, राजा और धर्मगुरुओं के बीच में मारामारी होती थी और वो दोनों प्रजा को हैरान करते थे। तो सब लोग जी बचा के ये नया देश खोजा था वहाँ दौड़े। धीरे धीरे करके वहाँ बहुत से लोग जाने लगे। अभी वैसा उस समय तो वहाँ कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं थी, आप ऐसे ही चले जा सकते थे। लेकिन फिर वहाँ जाके जो लोग ठहरे तो उनको लगा कि अरे अभी ऐसे सब लोग आते जाएंगे तो ये हमारी ज़मीन में सब हिस्सा मांगेंगे। तो उन्होंने क्या नक्की किया कि जिसको अमेरिका में आना है तो उसके पास कम से कम $15 होने चाहिए। तो उन्होंने जो वाहन आते थे उनके कप्तानों को बोला कि आपके वाहन में जो भी चढ़ेगा यहाँ अमेरिका आने के लिए, उसके पास $15 है कि नहीं, वो आप पहले तपास लो। तो लोग क्या करते थे मालूम है, 8-10 लोग इकट्ठा होते थे
और $15 जमा करते थे। $15 यानी उस समय बहुत बड़ी रकम थी, तो वो जमा करेंगे। फिर वो लेके एक आदमी अंदर जाएगा, कप्तान को दिखाएगा कि देखो ये मेरे पास $15 है, और फिर वाहन के अंदर जाएगा और ऊपर से फिर वो $15 का थैली में बांध के नीचे अपने दोस्तों के पास फेंकेगा। वो दूसरा दोस्त वो लेके आएगा, उसके बाद तीसरा, ऐसा ऐसा करके 8-10 लोग अंदर आ जाते थे। और दर्शक मित्रों, आज भी अमेरिका जाने के लिए बहुत से लोग औरों से पैसा लेते हैं, अपने बैंक में रखते हैं, और फिर बैंक का स्टेटमेंट दिखाते हैं कि देखो हमारे पास इतने लाख रुपए हैं। फिर क्या हुआ, ये $15 दिखाने का हुआ। फिर उन्होंने ऐसा नक्की किया, ऐसा तय किया कि भाई अमेरिका में जो आना चाहते हैं वो साफ सुथरे लोग होने चाहिए, क्रिमिनल्स नहीं चाहिए, रोगी नहीं चाहिए, प्रोस्टिट्यूट नहीं चाहिए, जो जेल में जाके आया है वो हमारे वहाँ नहीं चाहिए, भिखारी नहीं चाहिए। तो ऐसे एक के बाद एक उन्होंने बनाया कि अगर ऐसा है तो उसको अमेरिका में आना नहीं देंगे। और आज भी ऐसे 100 जैसी चीजें हैं जो तुम्हारे में मौजूद होगी तो आपको अमेरिका में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके बाद उन्होंने हेड टैक्स डाला, जिसको अमेरिका में आना है तो 50 सेंट दो। फिर वो धीरे धीरे बढ़ाते गए, उसका $1 किया, 2 किया, $8 किया। और दर्शक मित्रों, आज भी आपको पता है, आपको अमेरिका जाना है तो वीजा प्रोसेसिंग फी दो। तो ऐसा एक एक करके वो लोग ने कानून बनाते गए और अमेरिका में आने के लिए प्रवेश निषेध लगाते गए। फिर और कुछ कानून बनाए और आखिर में 1552 में द इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट बनाया। उसके जरिए उन्होंने अलग अलग प्रकार के वीजा, इमिग्रेंट और नॉन इमिग्रेंट बनाए। और वो जो कानून बनाया 1952 का द इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट, वो कानून आज तक 2023 की साल में भी उसके अंदर जो बदलाव लाए गए हैं, एडिशंस और ऑल्टरेशंस किए गए हैं, वो सबके साथ जारी है। तो अगर आपको आज अमेरिका जाना है तो ये आपको द इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट 1952 लागू पड़ेगा। उसके अंदर 2 प्रकार के वीजा है, नॉन इमिग्रेंट, जो लोग वहाँ थोड़े समय के लिए कुछ खास काम के लिए जाना चाहते हैं, और नॉन इमिग्रेंट के भी कई प्रकार हैं, और इमिग्रेंट जो वहाँ परमानेंट जाना चाहते हैं। और इमिग्रेंट वीजा भी कई अलग अलग दिन से आप पा सकते हैं। तो ये अभी जारी हो गया है, और मैं अभी आपको 1952 के ये जो द इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट है उसके जरिए जो वीजा बनाए गए हैं उसके बारे में जानकारी दूंगा। लेकिन सबसे पहले ये वीजा है क्या? वीजा यानी आपके पासपोर्ट के ऊपर अमेरिका के बाहर आई हुई अमेरिकन एम्बेसी या अमेरिकन कॉन्सुलेट जो एक थप्पा लगाती है, वो थप्पा। हाँ, आजकल वो लोग वो थप्पे की जगह एक पोस्ट पेस्ट करते हैं, कागज पेस्ट करते हैं, जो दिखा के आप अमेरिका में दाखिल होने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आपके पास वीजा है उसका मतलब ये नहीं है कि आपको अमेरिका में प्रवेश मिलेगा ही, क्योंकि आपको वीजा तो मिल गया, लेकिन जब आप अमेरिका में दाखिल होंगे और बॉर्डर के ऊपर के जो इमिग्रेशन ऑफिसर है उसको ऐसा लगेगा कि आपने यह वीजा गलत ढंग से लिया है, झूठ बोल के लिया है, फ्रॉड किया है, और आपके सरकमस्टेंसेस चेंज हो गए। जब आपने वीजा लिया था तब आप बिजनेस कर रहे थे, लेकिन 2 साल के बाद जब आप अमेरिका जाने की सोच रहे हैं तो आपने बिजनेस बंद कर दिया है, आप 60+ हो गए हैं, तो आप निवृत्त हो गए। तो ऑफिसर को ऐसा लगेगा कि अभी तो आप बिजनेस करते नहीं है, आप निवृत्त है। जब भी आपने वीजा लिया था तभी आप बिजनेस करते थे, तो आपको वीजा दिया, लेकिन आज जब आप अमेरिका में जाना चाहते हैं तो आप कुछ करते नहीं है, तो शायद आप अमेरिका में ही रह जाएंगे।
तो वो आपको अमेरिका जाने नहीं देगा। ऐसे अगर आपके पास वीज़ा है लेकिन बॉर्डर के ऊपर के जो इमिग्रेशन ऑफिसर है उसको अगर ऐसा लगे कि आपने वीज़ा गलत ढंग से लिया है, झूठ बोल के लिया है, फ्रॉड करके लिया है या आपके संजोगों में बदलाव आ गया है, तो वो आपको वीज़ा होने के बावजूद भी अमेरिका के अंदर जाने नहीं देगा। और वीज़ा के 2 प्रकार है, मैंने बताया, इमिग्रेंट जो वहाँ कायम रहना चाहते हैं और नॉन इमिग्रेंट जो वहाँ कुछ खास काम से जाना चाहते हैं। और हर एक वीज़ा के साथ एक स्टेटस अटैच हुआ होता है। स्टेटस यानी वो जो वीज़ा आपको दिया है उसके जरिए आपको जो काम करने की परवानगी दी जाती है उसे स्टेटस कहते हैं। अगर आपको इमिग्रेंट वीज़ा दिया है तो आप वहाँ इमिग्रेंट की तरह परमानेंट रह सकते हैं। अगर आपको नॉन इमिग्रेंट वीज़ा दिया है तो वहाँ आप अमेरिका में परमानेंट रह नहीं सकते हैं। और नॉन इमिग्रेंट के भी कई प्रकार हैं, B1 B2 यानी बिजनेसमैन के लिए और टूरिस्ट के लिए। अगर आपको B1 वीज़ा के ऊपर अमेरिका में जाने दिया है तो आपका स्टेटस बिजनेसमैन का रहता है और एक बिजनेसमैन जो कार्य कर सकता है वही कार्य आप अमेरिका में कर सकते हैं। अगर आपको B2 वीज़ा दिया है यानी टूरिस्ट का वीज़ा दिया है तो आपका स्टेटस टूरिस्ट है और एक टूरिस्ट जो अमेरिका में एक प्रदेश में जाके काम कर सकता है वही आप कर सकते हैं। वहाँ की सब अच्छी जगह देख सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, दोस्तों को, मित्रों को, सगे वाले को मिल सकते हैं। तो अगर F1 वीज़ा स्टूडेंट वीज़ा है तो आप पढ़ सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हर एक वीज़ा के साथ एक स्टेटस अटैच होता है, लेकिन हर एक स्टेटस के साथ वीज़ा अटैच नहीं होता है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। आपने अगर अमेरिका की धरती पे जन्म लिया है तो अमेरिका का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, उसका 6th अमेंडमेंट यह कहता है कि जिसने अमेरिका की धरती के ऊपर जन्म लिया है उसको अमेरिका की सिटीजनशिप प्राप्त होगी। और इसी कारण कई लोग सारी दुनिया से जब उनकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है तो उनको अमेरिका ले जाते हैं और फिर वहाँ डिलीवरी कराते हैं और उनके जो संतान होते हैं उनको अमेरिका की सिटीजनशिप प्राप्त होती है। ये तो हुआ अगर आपने अमेरिका की धरती पे जन्म लिया है तो आपको सिटीजनशिप मिलेगी, लेकिन सिटीजनशिप और भी कई ढंग से मिल सकती है। अगर आपके बच्चे जो उम्र लायक है वो अमेरिकन सिटीजन है, आपकी पत्नी या पति अमेरिकन सिटीजन है, तो वो आपके लिए इमीडिएट रिलेटिव कैटेगरी के जरिए पिटीशन दाखिल करके आपको इमीडिएट वीज़ा दिला सकते हैं, जो लेके आप अमेरिका में दाखिल हुए तो आपको एलियन रजिस्ट्रेशन रिसीट यह कार्ड मिलता है जिसे हम लोग सब ग्रीन कार्ड कहते हैं और फिर आप अमेरिका में परमानेंट रह सकते हैं। तो इमीडिएट रिलेटिव कैटेगरी के जरिए भी आप अमेरिकन सिटीजनशिप, अमेरिका की ग्रीन कार्ड, अमेरिका में परमानेंट रहने की परवानगी पा सकते हैं। फिर 4 अलग अलग फैमिली प्रेफरेंस कैटेगरी है। आपके पिताजी या माताजी अमेरिकन सिटीजन है तो वो आपके लिए, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपके लिए फैमिली फर्स्ट प्रेफरेंस कैटेगरी के जरिए इमिग्रेंट वीज़ा का पिटीशन दाखिल कर सकते हैं। आपकी शादी हो गई है तो वो आपके लिए फैमिली थर्ड प्रेफरेंस कैटेगरी के जरिए इमिग्रेंट वीज़ा का पिटीशन दाखिल कर सकते हैं। आपके ब्रदर सिस्टर अमेरिकन सिटीजन है तो वो फैमिली फोर्थ प्रेफरेंस कैटेगरी के जरिए इमिग्रेंट वीज़ा का पिटीशन दाखिल कर सकते हैं। और आपकी वाइफ या हस्बैंड ग्रीन कार्ड वाले हैं तो फैमिली सेकंड प्रेफरेंस कैटेगरी के जरिए वो आपके लिए इमिग्रेंट वीज़ा का पिटीशन दाखिल कर सकते हैं। इस तरह 4 अलग अलग फैमिली प्रेफरेंस कैटेगरी के जरिए भी आप अमेरिका का ग्रीन कार्ड, इमिग्रेशन वीज़ा पा सकते हैं।
लेकिन यह कोटा के बंधनों से सीमित है और ये जो कोटा का नंबर है वो सारे विश्व में हर एक देश में इक्वली बांटा जाता है। तो वो जो नंबर है उसके 7% हमारे भारत के हिस्से में आता है। दूसरा है एम्प्लॉयमेंट बेस्ड प्रेफरेंस कैटेगरी, उसकी भी 4 कैटेगरी है। जो एकदम होशियार है, एकदम ब्रिलियंट है, उसके लिए एम्प्लॉयमेंट बेस्ड फर्स्ट प्रेफरेंस कैटेगरी। जो ग्रेजुएट है, मास्टर्स का डिग्री किया है, अच्छा एक्सपीरियंस है, उसके लिए एम्प्लॉयमेंट बेस्ड सेकंड और थर्ड प्रेफरेंस कैटेगरी। और जो पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन और कुछ काम करता है, ऑर्डिनरी काम करता है, वो उसके लिए फैमिली एम्प्लॉयमेंट बेस्ड फोर्थ प्रेफरेंस कैटेगरी है। तो ऐसी 4 अलग अलग फैमिली एम्प्लॉयमेंट बेस्ड प्रेफरेंस कैटेगरी के जरिए भी आपको अमेरिका का इमिग्रेंट वीजा मिल सकता है। ये इसके लिए क्या, जो अमेरिकन मालिक है, अमेरिका में जो लोग बिजनेस करते हैं, जिसको परदेश से किसी आदमी को बुलाने की जरूरत है, वो ये एम्प्लॉयमेंट बेस्ड प्रेफरेंस कैटेगरी के जरिए बुला सकते हैं। लेकिन उनको सबसे पहले लेबर डिपार्टमेंट में अर्जी करनी रहेगी। लेबर डिपार्टमेंट को दिखाना पड़ेगा कि भाई हमको जो आदमी चाहिए, जैसा आदमी चाहिए, जो काम के लिए चाहिए, वो आदमी अमेरिका में है नहीं, मिलता नहीं है। और अगर है तो उसको हमारे वहाँ काम करने की इच्छा नहीं है। वो इसको लेबर सर्टिफिकेशन बोलते हैं। लेबर सर्टिफिकेशन कराने के बाद यह पिटीशन दाखिल करना होता है और इसके भी वार्षिक कोटा होते हैं। तो इसीलिए यह फैमिली और एम्प्लॉयमेंट बेस्ड प्रेफरेंस कैटेगरी के जरिए जो पिटीशन दाखिल होते हैं, उसके जरिए जो वीज़ा, इमिग्रेंट वीज़ा मिल सकता है, उसके लिए कई साल इंतज़ार करना पड़ता है। पिटीशन तो 6 महीने, 1 साल, 2 साल में अप्रूव हो जाता है, लेकिन वीज़ा करंट होने में बहुत टाइम लगता है। और भारत के लोग तो बहुत ज़्यादा वहाँ जाते हैं, तो हमारी तो लाइन बहुत लंबी हो गई है। कोटा के जरिए फिक्स नंबर के वीज़ा हर साल मिलते हैं और वो वहाँ अपनी आबादी बढ़ जाने के बाद कारण लाइन लंबी हो गई। तो ये हुआ एक तो इमीडिएट रिलेटिव कैटेगरी, फैमिली प्रेफरेंस कैटेगरी, एम्प्लॉयमेंट बेस्ड प्रेफरेंस कैटेगरी। दूसरा है 1990 में एक नया इंट्रोड्यूस किया है, एम्प्लॉयमेंट बेस्ड फिफ्थ प्रेफरेंस कैटेगरी। इसके जरिए आज अगर आप अमेरिका के नए बिजनेस में $8 लाख इन्वेस्ट करो, वो बिजनेस में 10 अमेरिकनों को नौकरी दो फुल टाइम और आप खुद वो बिजनेस चलाओ, तो आपको ग्रीन कार्ड मिल सकता है, इमिग्रेंट वीज़ा मिल सकता है। और अगर आप खुद बिजनेस करना नहीं चाहते हैं तो रीजनल सेंटर जो वहाँ की कंपनी होती है, उनमें आप अगर इन्वेस्ट करो तो भी आपको ग्रीन कार्ड मिल सकता है, इमिग्रेंट वीज़ा मिल सकता है। और फिर बिजनेस करने की जवाबदारी, 10 आदमियों को रखने की जिम्मेदारी वो रीजनल सेंटर की रहती है। और रीजनल सेंटर को यह सहूलत दी गई है कि वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि रीजनल सेंटर 10, 20, 50, 100 आदमी से, 100 परदेशियों से ये पैसे लेते हैं। तो उनको हर एक के लिए 10-10 आदमी का नौकरी अपने काम में देनी पड़ती है। तो इसीलिए उनको ये सहूलत दी गई है कि भाई आप डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली भी जॉब क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसे इमीडिएट रिलेटिव कैटेगरी, फैमिली प्रेफरेंस कैटेगरी, एम्प्लॉयमेंट बेस्ड प्रेफरेंस कैटेगरी और EB-5 कैटेगरी, इसके जरिए आपको इमिग्रेंट वीज़ा मिल सकता है। अगर आपके देश में आपको कुछ परेशानी है, आपको धर्म के कारण, आपके पॉलिटिकल विचारों के कारण या और कोई कारण से आपको बहुत परेशानी होती है, हैरानगति होती है और आपके देश के रखवाले, पुलिस, गवर्नमेंट आपको मदद नहीं कर सकती, तो आप अमेरिका में पॉलिटिकल असाइलम मांग सकते हैं। अगर आपके देश में ऐसी परिस्थिति है कि आप रेफ्यूजी कहा जाते हैं, तो रेफ्यूजी स्टेटस पाके भी आप अमेरिका का इमिग्रेंट वीज़ा, ग्रीन कार्ड पा सकते हैं और वहाँ परमानेंट रह सकते हैं।
अमेरिका की मिलिट्री में आप ज्वाइंट होंगे तो भी आपको ग्रीन कार्ड मिल सकता है, लेकिन भला ग्रीन कार्ड के लिए मिलिट्री में कौन दाखिल होगा? क्योंकि अगर अमेरिका की मिलिट्री में आप ज्वाइंट हुए, आप दाखिल हुए, तो आपको लड़ने जाना पड़ेगा। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं, पंजाब के सरदार जी बड़े बड़े ये होते हैं, हमारे गुजरात के लोग भी मिलिट्री में ज्वाइंट होके ग्रीन कार्ड पाते हैं। कई वक्त ऐसा होता है कि जो लोग अमेरिका में जाके इलीगली रहते हैं तो 5, 10, 15, 20 साल के बाद अमेरिका की गवर्नमेंट एमनेस्टी जारी करती है। वो कहती है कि अच्छा चलो तुम लोग यहाँ आ गए हो, इतने साल से यहाँ इलीगली रहते हो, अब छुप के रहने की ज़रूरत नहीं है, आपको हम माफ़ी देते हैं और आप अमेरिका के ग्रीन कार्ड पा सकते हैं, इमिग्रेंट बन सकते हैं। तो ऐसे कई ढंग से अमेरिका के इमिग्रेंट वीज़ा मिल सकते हैं। अमेरिका की गवर्नमेंट हर साल 55,000 ग्रीन कार्ड लॉटरी के द्वारा देते हैं, लेकिन यह लॉटरी में वही लोग भाग ले सकते हैं जिसके देश में से पिछले साल में बहुत लोगों ने इमिग्रेंट वीज़ा की अर्जी की नहीं है। तो भारत के लोग तो बहुत से अर्जी करते हैं, तो हम लोग वीज़ा लॉटरी में भाग नहीं से ले सकते। लेकिन अगर आप भारत के नागरिक हैं, भारत के सिटीजन है, लेकिन आपकी शादी कोई ऐसे देश की औरत या मर्द से हुई है कि जिसके देश में ये वीज़ा लॉटरी में भाग लेने का परमिशन है, तो क्या है कि आप लग्न सबूत के आधार से भी वीज़ा लॉटरी में भाग ले सकते हैं। तो इमिग्रेंट वीज़ा आप अगर आपने अमेरिका में जन्म लिया है तो आपको सिटीजनशिप वहाँ की मिलेगी। अगर आपके संतान या आपके हस्बैंड वाइफ अमेरिकन सिटीज़न है तो वो आपको इमीडिएट रिलेटिव कैटेगरी के ज़रिए इमिग्रेंट वीज़ा के लिए स्पॉन्सर कर सकते हैं। फैमिली प्रेफरेंस 4 कैटेगरी के ज़रिए कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट बेस्ड प्रेफरेंस 4 कैटेगरी के ज़रिए कर सकते हैं। पैसा वहाँ इन्वेस्ट करके EB-5 प्रोग्राम के ज़रिए भी आप इमीडिएट वीज़ा पा सकते हैं। असाइलम, रेफ्यूजी स्टेटस, वीज़ा लॉटरी, फिर मिलिट्री में भाग लेके और एमनेस्टी पाके, ऐसे सब अलग अलग ढंग से आप अमेरिका के इमिग्रेंट वीज़ा पा सकते हैं। लेकिन ये हर एक के लिए कुछ कानून, कुछ रूल्स नियत किए गए हैं। पहले पिटीशन दाखिल करना रहता है, फिर वो पिटीशन अप्रूव हो जाए, फिर आपको अपने देश में आई हुई कॉन्सुलेट में जाके वीज़ा के लिए अर्जी करनी रहती है, आपकी लायकात दिखानी रहती है। और इमीडिएट रिलेटिव के सिवाय हर एक प्रकार के जो ये फैमिली प्रेफरेंस है, एम्प्लॉयमेंट बेस्ड प्रेफरेंस वगैरह वगैरह है, उसके भी ईयरली कोटा होते हैं। तो वो कोटा के कारण आपको इमिग्रेंट वीज़ा मिलने में बहुत से राह देखनी पड़ती है, बहुत लंबा समय लगता है। तो अब मैं आपको बताऊंगा नॉन इमिग्रेंट वीज़ा के बारे में। नॉन इमिग्रेंट वीज़ा उन लोगों के लिए है जो अमेरिका में कोई खास कारण से थोड़े समय के लिए जाना चाहते हैं, जैसे कि बिजनेसमैन वहाँ बिजनेस के लिए बातचीत करने, सेमिनार में हाजिरी होने, प्रदर्शन में भाग लेने वहाँ जाना चाहते हैं। टूरिस्ट जो वहाँ घूमने जाना चाहते हैं, ग्रैंड कैनियन देखने जाना चाहते हैं, नाइग्रा फॉल्स देखना चाहते हैं, न्यूयॉर्क में 42nd स्ट्रीट, टाइम स्क्वायर जाना चाहते हैं, अपने दोस्त लोगों को मिलना चाहते हैं, शॉपिंग करना चाहते हैं, उनके लिए नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है। पढ़ने के लिए जाना है, सिर्फ पढ़ के वापस आना है, तो उनके लिए भी नॉन इमिग्रेंट F1 वीज़ा है। तो ऐसे नॉन इमिग्रेंट वीज़ा के कई प्रकार हैं और उसका डेफिनेशन इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट 1952 के कलम 101 के ज़रिए दिया गया है। और ये कलम की जो पेटा कलम है वो सब ये अलग अलग प्रकार के नॉन इमिग्रेंट वीज़ा को उसकी संज्ञा दी गई है।
नॉन इमिग्रेंट वीजा के कई प्रकार हैं। यूएसए इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट 1952 की कलम 101 के अंदर ये नॉन इमिग्रेंट वीजा के जो जो प्रकार है उसकी व्याख्या दी गई है। और जिस पेटा कलम में ये व्याख्या दी गई है, जिस नॉन इमिग्रेंट वीजा की व्याख्या की गई है, वो नॉन इमिग्रेंट वीजा को वो संज्ञा दी गई है। अब देखो, कलम 101A1 में उन्होंने एम्बेसडर और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, मिनिस्टर्स, ये लोग के जो वीजा है उनकी व्याख्या दी गई है। तो A1, A2 और A3 ये जो नॉन इमिग्रेंट वीजा है वो मिनिस्टरों के लिए है, गवर्नमेंट ऑफिसरों के लिए है, उनकी पत्नी या पति और उनके सर्वेंटों के लिए है। B1 वीजा आपको पता है बिजनेसमैनों के लिए है। B2 वीजा विजिटर्स के लिए है। ये B1 और B2 वीजा के जरिए जो काम करने की परवानगी मिलती है, जो स्टेटस प्राप्त होता है, वो एक सलीका होता है। इसीलिए पिछले कई सालों से B1, B2 वीजा एक साथ में दिए जाते हैं। और फिर जब आप वो लेके अमेरिका में प्रवेशना चाहते हैं तो इमिग्रेशन ऑफिसर आपको पूछते हैं कि आप यहाँ क्यों आए हैं, बिजनेस के लिए या घूमने के लिए। अगर आप बिजनेस के लिए आए हैं तो आपके पासपोर्ट के ऊपर वो लोग लिखेंगे B1 स्टेटस, यानी आप एक बिजनेस के आदमी जो कार्य कर सकते हैं वो सभी कार्य अमेरिका में कर सकेंगे, अपने व्यापारियों को मिल सकेंगे, ऑर्डर दे सकेंगे, ऑर्डर ले सकेंगे, कॉन्फ्रेंस में भाग ले सकेंगे, प्रदर्शन में हिस्सा ले सकेंगे, बोर्ड मीटिंग में भाग ले सकेंगे। ऐसा जो बिजनेसमैन एक काम करता है वो सब कार्य वो बिजनेस वीजा के ऊपर करेंगे, वो उनका बिजनेस स्टेटस होता है। B2 वीजा के ऊपर आप अमेरिका में घूम सकते हैं, नाइग्रा फॉल देख सकते हैं, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देख सकते हैं, ग्रैंड कैनियन जा सकते हैं, टाइम स्क्वायर पे घूम सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को मिल सकते हैं। C1 वीजा जो अमेरिका घड़ी घड़ी आते जाते हैं वैसे लोगों के लिए है। D1 वीजा पायलट और सेलरों के लिए है। E1 वीजा दो देशों के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ होता है, उनके जो व्यापारी होते हैं उनके लिए है। E2 वीजा दो देशों के बीच में, अमेरिका और कोई देश, उसके बीच में जो इन्वेस्टमेंट करने की जो एग्रीमेंट हुआ है तो वो इन्वेस्टर जा सकते हैं। F1 वीजा स्टूडेंट वीजा के लिए है। F2 वीजा स्टूडेंट की पत्नी या पति के या 21 साल की उम्र के नीचे का अविवाहित संतानों के लिए है। G1 वीजा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए जो जाता है उनके लिए है। G2 वीजा वो भी वैसा ही है। G3, G4, G5 ये सब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए है। NATO 1 से NATO 5 तक जो वीजा दिए जाते हैं ये संग्रह के, NATO 1 से NATO 5, वो NATO करार के संबंधित जो लोग हैं उनके लिए है। NATO 6, NATO 7 ये भी NATO करार के लिए है। H1 रजिस्टर्ड नर्स के लिए है। H1B स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन वर्करों के लिए है। H2A जो लोग खेतीबाड़ी में हंगामी दौर से काम करने को जाना चाहते हैं उनके लिए, वो खेतीबाड़ी के मजदूरों के लिए है। H2B जो अमेरिका में पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है तो उसमें काम करने के लिए जो परदेसी जाते हैं उनके लिए है। H3 टेम्पररी पढ़ने के लिए, अनुभव करने के लिए जो लोग जाते हैं उनके लिए है। H4 H1, H2 और H3 के हस्बैंड वाइफ के लिए है। I न्यूज़पेपर रिपोर्टर के लिए है। J1 जो US इंफॉर्मेशन संस्था द्वारा एक्सचेंज कार्यक्रम है उसके जरिए जो जाना चाहते हैं उनके लिए है। K1 जो परदेसी अमेरिकन सिटीजन को पिछले 2 साल में
एक बार भी पर्सनली मिले हैं और वो दोनों आपस में शादी करना चाहते हैं, अमेरिका में शादी करना चाहते हैं, तो वो अमेरिकन सिटीजन वो परदेसी के लिए K1 का पिटीशन दाखिल कर सकता है और वो मिलने के बाद वो वहाँ अमेरिका जाके मैरिज कर सकते हैं। K2 ये जो K1 वीज़ा पे जाते हैं उनके अगर कोई संतान है 21 साल के नीचे के जिन्होंने शादी नहीं की उनके लिए है। L1 वीज़ा है इंट्रा कंपनी ट्रांसफरिंग मैनेजर एग्जीक्यूटिव एंड स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन वर्कर्स। जो लोग परदेसी अपनी कंपनी की अमेरिका में शाखा खोलते हैं और वहाँ काम करने के लिए वो लोग L1 वीज़ा के ऊपर अपने वहाँ अपनी कंपनी में जिसने मैनेजर एग्जीक्यूटिव और ख़ास जानकारी वाली व्यक्ति की हैसियत से पिछले 3 साल में करीबन 1 साल फुल टाइम काम किया है, उसको वहाँ वही पोजीशन में मैनेजर की हैसियत से, एग्जीक्यूटिव की हैसियत से, खास जानकारी वाली व्यक्ति की हैसियत से L1 वीज़ा के ऊपर भेज सकते हैं और उनकी वाइफ या हस्बैंड और 21 साल की उम्र के नीचे के अनमैरिड चिल्ड्रन उनको L2 वीज़ा दिया जाता है। M1 जो लोग भाषा का ज्ञान लेना चाहते हैं, अगर मेरा अंग्रेजी वीक है और मैं अमेरिका जाके अंग्रेजी के क्लासेस अटेंड करना चाहता हूँ, या मैं डांसिंग स्कूल अटेंड करना चाहता हूँ, या मैं एक्टिंग स्कूल अटेंड करना चाहता हूँ, तो मुझे M1 वीज़ा चाहिए। और M2 वीज़ा ये जो M1 वीज़ा वाले हैं उनके हस्बैंड या वाइफ को लिए है। O1 वीज़ा जो लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, कोई भी विषय में जिस विषय में वो लोग काम करते हैं उस विषय में अगर वो सबसे आगे आए तो उनको O1 वीज़ा मिल सकता है। अपने कई स्टूडेंट्स जो अमेरिका पढ़ने जाते हैं, मास्टर्स का कोर्स करते हैं, PhD करते हैं और बहुत ब्राइट होते हैं, उनको O1 वीज़ा मिलता है। O2 वीज़ा उनकी वाइफ या हस्बैंड को मिलता है। P1 वीज़ा इंटरनेशनल जिम्नास्टिक प्लेयर्स को है। P3 वीज़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम करने के लिए जो अमेरिका जाते हैं, नाटक, डांस, ये सब प्रोग्राम करने के लिए जाते हैं, उसको P3 वीज़ा होता है। Q1 वीज़ा एक्सचेंज विजिटरों के लिए है। R1 वीज़ा रिलीजियस प्रीस्ट के लिए है। S1 वीज़ा क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो लोग अगत्य की बात भी देना चाहते हैं, दे सकते हैं, उनके लिए है। U वीज़ा कुछ खास प्रकार की क्रिमिनल एक्टिविटी का जो लोग शिकार बने होते हैं उनके लिए है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के अलग अलग कार्य के लिए नॉन इमिग्रेंट वीज़ा बनाए गए हैं। सेक्शन 101 के जरिए ये सब की व्याख्या दी गई है। अगर आपको कोई भी प्रकार का वीज़ा लेना चाहिए तो उसके लिए जो लायकात नियत की गई है वो लायकात होनी चाहिए। कई प्रकार के नॉन इमिग्रेंट वीज़ा के लिए अमेरिका में पिटीशन दाखिल करना होता है। कई प्रकार के नॉन इमिग्रेंट वीज़ा के लिए ईयरली कोटा होता है। तो ये सब आपको जानना चाहिए। अगर आपको अमेरिका थोड़े समय के लिए कुछ खास काम के लिए जाना है तो वो काम क्या है, उसके लिए कौन से प्रकार के नॉन इमिग्रेंट वीज़ा बनाए गए हैं, यह आपको जान लेना चाहिए और फिर उस मुताबिक आपको अर्जी करनी चाहिए। वैसे अमेरिका में आपको जाना है, अगर परमानेंट रहने को जाना है तो मैंने बताया वैसे अलग अलग ढंग से आप इमिग्रेंट वीज़ा मिल सकते हैं। अगर कुछ काम के लिए शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए थोड़े समय के लिए जाना है तो अलग अलग प्रकार के जिस काम के लिए आपको वहाँ जाना है नॉन इमिग्रेंट वीज़ा आपको लेना चाहिए। ओके दर्शक मित्रों, मैंने आपको अमेरिका के इमिग्रेशन के बारे में, उसके जो इमिग्रेंट वीज़ा है, नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है, उसके बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दी। अब अगर आपको अमेरिका परमानेंट रहने को जाना है तो आपको इमिग्रेंट वीज़ा लेना पड़ेगा और वो किस ढंग से मिल सकता है वो मैंने आपको बताया है। अगर आपको अमेरिका कुछ खास काम से थोड़े समय के लिए जाना चाहते हैं, अब आप वहाँ परमानेंट रहना नहीं चाहते, तो आपको नॉन इमिग्रेंट वीज़ा लेना पड़ेगा।
और वो भी कई कई प्रकार के हैं, मैंने आपको जानकारी दी है। लेकिन मैं ये आपसे अर्ज करता हूँ कि कोई भी प्रकार के वीज़ा की अर्जी करने से पहले उस वीज़ा के बारे में आप संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लो। मैंने जो आपको बताया है वो संक्षिप्त में बताया है। आपको हर एक वीज़ा की पूरी माहिती, पूरी जानकारी कर लेनी चाहिए। अच्छा, अब ये तो मैंने आपको वीज़ा के बारे में बताया, लेकिन अमेरिका के इमिग्रेशन के कानून के अंदर संकट के समय क्या करना चाहिए वो अलग अलग सुविधा भी है। आप जब B1 B2 वीज़ा के ऊपर अमेरिका में प्रवेश करते हैं तो वहाँ के जो इमिग्रेशन ऑफिसर होते हैं उनको आपको वहाँ ठहरने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने की इजाज़त देने की परमिशन है। लेकिन अगर आपको वहाँ ज़्यादा रहना चाहते हैं तो फिर क्या? तो अमेरिका के कानून के जरिए आप एक्सटेंशन ऑफ टाइम की अर्जी कर सकते हैं। अच्छा, आप B1 B2 वीज़ा पे अमेरिका में गए और फिर वहाँ आपको पढ़ने का दिल हुआ, यूनिवर्सिटी ने आपको एडमिशन भी दे दिया, लेकिन फिर आपको F1 वीज़ा चाहिए, F1 स्टेटस चाहिए। अगर आपको वापस इंडिया आना पड़े, वीज़ा लेके जाना पड़े तो बहुत टाइम जाएगा, खर्चा होगा। तो अमेरिका के इमिग्रेशन के कानून में यह सुविधा है कि आप अपना B1 B2 स्टेटस एडजस्ट करके, स्टेटस चेंज करके आप स्टूडेंट स्टेटस ले सकते हैं। लेकिन जब आप स्टूडेंट स्टेटस पाएंगे तो आपका B1 B2 वीज़ा कैंसिल हो जाएगा। आपके पास फिर वीज़ा नहीं रहेगा, खाली स्टेटस रहेगा, स्टूडेंट स्टेटस रहेगा। अगर फिर आप पढ़ते पढ़ते वापस इंडिया आए और वापस कॉलेज में जाना है तो वापस अमेरिका जाने के लिए आपको वीज़ा लेना पड़ेगा। तो आपके अमेरिका के इमिग्रेशन के कानून में एक सुविधा एक्सटेंशन ऑफ टाइम की है, दूसरी सुविधा एक्सचेंज ऑफ स्टेटस, चेंज ऑफ स्टेटस की है, तीसरी सुविधा यह है कि आप नॉन इमिग्रेंट वीज़ा पे गए और फिर आपको वहाँ परमानेंट रहने की आपने वहाँ शादी कर ली अमेरिकन सिटीजन से, आप वहाँ परमानेंट रहना चाहते हैं तो आप अपना स्टेटस एडजस्ट भी कर सकते हैं। उसको एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस कहते हैं। एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस की अर्जी करके आप अपना नॉन इमिग्रेंट स्टेटस इमिग्रेंट में चेंज कर सकते हैं। तो ये हो गई 3 सुविधा, एक्सटेंशन ऑफ टाइम, चेंज ऑफ स्टेटस, एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस। अच्छा, आपके लिए किसी ने ग्रीन कार्ड का पिटीशन दाखिल किया, उसके अंदर आपके बच्चे भी जो 21 साल की कम उम्र के हैं वो भी डिपेंडेंट है, लेकिन जब पिटीशन करंट हुआ, आप वीज़ा लेने गए तो आपके बच्चे की उम्र 21 साल से ज़्यादा हो गई है और उसको वीज़ा नहीं मिलेगा। तो ऐसे में एक खास कानून बनाया गया है, चाइल्ड स्टेटस प्रोटेक्शन एक्ट। उसके अंदर जिस दिन पिटीशन दाखिल होता है और अमेरिका का इमिग्रेशन डिपार्टमेंट वो अप्रूव करने में जितना समय लेता है, यानी कि वो पिटीशन जिस दिन अप्रूव होता है उतना समय वो बच्चे की उम्र से, बालक की उम्र से डिडक्ट किया जाता है। यानी समझो कि 1 जनवरी को आपने पिटीशन दाखिल किया और 31 दिसंबर को वो अप्रूव हुआ, तो आपके संतान की उम्र में से 12 महीने डिडक्ट कर दिए जाएंगे। इसको बोलते हैं चाइल्ड स्टेटस प्रोटेक्शन एक्ट। और इसके लिए एक स्पेशल पिटीशन दाखिल करना होता है, दिखाना होता है कि ये चाइल्ड स्टेटस प्रोटेक्शन एक्ट के ज़रिए जो उम्र में से जितने महीने, जितने साल, जितने दिन बाद मिल सकते हैं, वो बात करने के बाद हमारे बालक की उम्र, हमारे संतान की उम्र 21 साल से कम है तो उसको हमारे साथ डिपेंडेंट वीज़ा दीजिए। और फिर यह भी दिखाना होता है कि अगर उसको तुम्हारे साथ डिपेंडेंट वीज़ा नहीं दिया तो बहुत ही तकलीफ होगी, आपको होगी, वो संतान को होगी और जिसने आपके लिए अमेरिका में पिटीशन दाखिल किया है उसको भी होगी। तो यह भी एक सुविधा अमेरिका के इमिग्रेशन के कानून में है। अच्छा, आपके लिए किसी ने पिटीशन दाखिल किया है, वो अप्रूव हो गया और आप जब वीज़ा लेने जाते हैं
उसी दिन या उसके पहले थोड़े दिन पहले वो पिटिशनर की मृत्यु हो गई, तो उसके कारण वो पिटिशन तो फेल हो गया, कैंसिल हो गया और आपको वीज़ा नहीं मिल सकता है। ऐसे में एक खास सुविधा है जिसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। अगर आपका और कोई अमेरिका में सिटीजन या ग्रीन कार्ड धारक है रिश्तेदार, तो वो मृत पिटिशनर की जगह लेके वो पिटिशन वापस रिवाइव कर सकता है और आपके उसके ज़रिए इमिग्रेंट वीज़ा मिल सकता है। इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। इसके लिए भी एक खास पिटिशन दाखिल करना रहता है और सब बातमी देनी होती है, और अगर वो सब्स्टिट्यूशन नहीं मंजूर किया गया तो आपको कैसी कैसी नुकसानी होगी, क्या तकलीफ होगी, ये सब भी दिखाना होता है। अच्छा, आप अमेरिका गए और आपने वहाँ कुछ गलत काम किया या आपने वीज़ा के लिए कुछ गलत काम किया और आपके ऊपर अमेरिका में जाने के ऊपर पाबंदी लगा गई, आपका जो वीज़ा था वो कैंसिल कर दिया गया, तो क्या? ऐसे में आप वेवर की अर्जी करके माफ़ी मांग के वीज़ा ले सकते हैं। वेवर 2 प्रकार के हैं। अगर आपको अमेरिका में परमानेंट रहना चाहते हैं तो आपको इमिग्रेंट वेवर करना पड़ेगा, और अगर आपको अमेरिका में कुछ समय के लिए टेम्पररी जाना है, नॉन इमिग्रेंट वीज़ा पे जाना है, तो आप नॉन इमिग्रेंट वेवर की अर्जी कर सकते हैं। ऐसे अमेरिका के कानून में बहुत सी सुविधा है जिसके ज़रिए आपको अगर कोई तकलीफ हो, कोई मुश्किल हो, तो आप वो दूर कर सकते हैं। एक्सटेंशन ऑफ टाइम, चेंज ऑफ स्टेटस, एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस, सब्स्टिट्यूशन, फिर वेवर, ये सब, चाइल्ड स्टेटस प्रोटेक्शन एक्ट, ये सब अमेरिका के कानून में दी गई सुविधाएं हैं। और ऐसी कई बाबतें हैं जिसकी ऑर्डिनरी वीज़ा कंसल्टेंटों को और एजुकेशनल कंसल्टेंटों को, ट्रैवल एजेंटों को पता नहीं होता है। तो इसलिए मेरी ये सलाह है कि आप अगर अमेरिका जाना चाहते हैं और कुछ आपने गलत कर दिया है, आपको कुछ दुविधा है, आपकी संतान की उम्र बढ़ गई है, आपका पिटिशनर का मृत्यु हो गया है, ये सब बातें हैं, तो आप अमेरिका के जानकार, अनुभवी इमिग्रेशन के एडवोकेट की सलाह लें। मैंने आज आपको पूरा यूएसए इमिग्रेशन एक्ट संक्षिप्त में बता दिया है, लेकिन ये संक्षिप्त है, ये सिर्फ सुपरफिशियल जानकारी है। हर एक चीज़ के लिए आपको पूरी जानकारी लेनी चाहिए। ये जानकारी जो मैंने आज आपको दी है, इसके ज़रिए आपको पता चलेगा कि अगर आप कोई मुश्किल में है, आपको कोई अमेरिका जाना है, तो कौन सा वीज़ा लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये जानकारी मिलेगी। फिर आपको कानूनी जानकारी भी लेनी चाहिए। और अगर आपको कानूनी जानकारी चाहिए, आपको कोई दुविधा है, कोई मुश्किल है, कोई प्रश्न है, तो टेंशन मत लेना, मैं हूँ ना। और मेरा मोबाइल नंबर है 9820419469 और ईमेल एड्रेस है sudhirshah1940@gmail.com sudhirshah1940@gmail.com। सो दर्शक मित्रों, आज मैंने आपको अमेरिका का पूरा इमिग्रेशन एक्ट संक्षिप्त में बताया है। आशा रखता हूँ कि आप ये सब पूरा देखेंगे, ये जानकारी आपको बहुत ही काम लगेगी। और इसके बावजूद भी अगर आपको कुछ पूछना है, आपको कोई सब प्रश्न है, तो डोंट टेक टेंशन, मैं हूँ ना।